स्टूडेंट्स। सो इन द प्रीवियस वीडियो पर हमने बात की थी अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में। तो इस वीडियो में हम अपना देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो किन बेसिस पे की जाती है, या किन बेसिस हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जो है वो हो चुकी है। So list the various manufactured products you use in your daily life such as transistor, electric bulb, vegetable oil, cement, glassware, petrol, matches, स्कूटर। जो सारे नाम उसने दिए हुए हैं, कहता जे हमारे वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में इनको यूज जो है वो करते हैं। ठीक है। नाउ इंडस्ट्री को देखकर सारी चीजों को हम देखा जाए तो क्लासिफाइड किया जाता है नीचे इन दो बेसिस पर। पहला है एग्रो बेस्ड, दूसरा है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड में आ जाती है हमारी कॉटन है, वुलन है, जूट है, सिल्क टेक्सटाइल है, रबर है, शुगर है, टी है और कॉफी, एडिबल ऑयल जैसे ये सारे आते हैं एग्रो बेस्ड पर। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं जो आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, इसके बेसिस पर जो डिवाइड जो है वो की जाती है। Then, according to the main role, basic or key industry which supply their product or raw material to manufacture other goods, example iron, steel and copper smelting, aluminium smelting। ठीक है। बेसिक की इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती हैं? विच सप्लाई द प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल, जो अपना प्रोडक्ट्स या रॉ मटेरियल जो है वो सप्लाई करती हैं। हाँ, टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, ताकि उनसे दूसरी जो गुड्स जो हैं वो बन सके, मैन्युफैक्चर हो सके। ठीक है। जैसे कि आयरन होता है, जैसे कि स्टील होता है, जैसे कि कॉपर स्मेल्टिंग का काम होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का काम होता है। इस बेस पर भी इंडस्ट्रीज की डिवीजन जो है वो की जाती है। आगे आती है बात कंज्यूमर इंडस्ट्रीज की। किन इंडस्ट्रीज को हम कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कहते हैं? दैट प्रोड्यूस गुड्स फॉर डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर, जो प्रोडक्ट बनाती है कि डायरेक्ट यूज जो कंज्यूमर है उनको कर सकें, वो कंज्यूमर इंडस्ट्री की कैटेगरी में आती है। जैसे शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, स्विंग मशीन है, फैन, ये सारी की सारी किस्में आ रही हैं कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में आ रही हैं। अब वो बात करता है कि बेसिस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट करने के आधार पर जो है हम इंडस्ट्री को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होगी, ठीक है, ये तो हमको पता ही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। विद द रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द असेट्स ऑफ ए यूनिट, दिस लिमिट हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज रुपी 1 करोड़। यानी कि एक यूनिट वाला जो इन्वाइट की जाती है, हम कैपिटल जो लगा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, तो हम अपनी इंडस्ट्री जो खोल सकते हैं। आज के समय के दौरान जो कहता है कि मैक्सिमम जो है 1 करोड़ रुपया जो है इन्वेस्ट किया जा सकता है इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए, जो मैं अपनी इंडस्ट्री अगर स्टार्ट करना चाहता हूँ। देन आती है ऑनरशिप के आधार पर। ठीक है, ऑनरशिप के आधार पर कैसे बनेगी? पब्लिक सेक्टर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो होती है इनमें हम बात कर सकते हैं जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से ऑन की जाती है। ऑनर कौन है? गवर्नमेंट की एजेंसी जिन्होंने बनाई सरकार ने, वो है जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में आती है। जो भेल है, सेल है, इनका नाम आगे आएगा। ठीक है, जैसे पहले हमारे पास बीएसएनएल था, भारत संचार निगम लिमिटेड वाले, उनका नाम भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो उनमें आते हैं जो इंडिविजुअल आम जो लोग होते हैं। ठीक है, किसी एक इंसान, जैसे रतन टाटा जी का नाम हम ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अंबानी ब्रदर्स जो है इनका नाम आ जाएगा। ठीक है, ये जो लोग जो हैं, जो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ लोगों का मिलकर इनका जो काम भी हो सकता है, कोलैबोरेशन करके इंडस्ट्री हो सकते हैं। टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, डाबर वालों की है। ठीक है, जिनका नाम जहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, इनमें किसी एक का नाम भी है और एक से ज्यादा लोग मिलकर भी अपनी इंडस्ट्री चला सकते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कैटेगरी में आती है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री किनको कहा जाता है? जॉइंट सेक्टर का मतलब होता है जो जॉइंटली रन होती है, मिलकर चलाई जाती है। किन किन के साथ? बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जहाँ स्टेट चलाती है और स्टेट कहती है मैं अकेली इसका बोझ नहीं उठा सकती, मुझे जो सबसे ज्यादा रिचेस्ट पर्सन हैं जो इंडस्ट्री में अपना शामिल होना चाहते हैं, वो टेंडर वगैरह फिल करते हैं, तो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आती है ऑयल इंडिया लिमिटेड की इंडस्ट्री जो है, जो जॉइंट है, पब्लिक एंड प्राइवेट के साथ मिलकर काम चलता है। ठीक है, क्योंकि अकेली गवर्नमेंट उसका पूरा बोझ नहीं उठा सकती, वो प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में इन्वॉल्व करती है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा किया जाता है। देन कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री किस चीज में आती है? ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आती है ना, उनसे जो ऑपरेट होती है, किनसे? प्रोड्यूसर जो होते हैं, बनाने वाले और सप्लाई करने वाले ऑफ रॉ मटेरियल, ये बनाते हैं।
वर्कर्स और बोथ, या कामी लोग भी होते हैं या दोनों को मिलकर ही बनती है, प्रोड्यूसर वाले भी साथ में हो और सेल करने भी साथ में हो, वो जो तैयार कर लेते हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में आती है। दे पूल इन द रिसोर्सेस एंड शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस proportionately, such as the sugar industry in Maharashtra, the coir industry in Kerala। और कोऑपरेटिव इंडस्ट्री सेक्टर में कौन सा नाम आता है जिसमें से शुगर इंडस्ट्री का नाम लिया है जो महाराष्ट्र में है, तो ये इनको इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जो कोऑपरेटिव के तौर पर की जाती है। ठीक है, दोबारा इसको वीडियो को देखकर पता कर सकते हैं क्या क्या चीज इसमें आएगी, तो आप इसको दोबारा एक बार रीड कर लेना। देन सो बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, फिर बेस किया जाता है कि बल्क कितना मटेरियल हमारे पास है, वेट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है और फिनिश गुड्स कितनी हमारे पास बनी है, उसके आधार पर हैवी इंडस्ट्री होती है, बहुत हैवी कह लो, वो आयरन और स्टील का काम करने वाली है, यहीं से इंडिकेट किया जाता है कि आयरन और स्टील वाले जो है हैवी इंडस्ट्रीज में आएंगी। लाइट इंडस्ट्री में आ रही है जो लाइट रॉ मटेरियल यूज करती हैं और लाइट गुड्स बनाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज हो गई हैं। ठीक है, इनको हम इसमें किया जाता है। ये कुछ ग्रुप उसने बनाए गए हमारे सामने, इसमें बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स के आधार पर हमने देखना है कौन कौन सी इंडस्ट्री कैसी है। चलिए, जो हमारा एक्टिविटी वर्क है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है, जैसे कॉटन है, जूट है, सिल्क, पहले हम इसकी बात कर चुके हैं कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, वुलन टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल, ये सारी जो हैं जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स ये बेस करती हैं, इसलिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। टेक्सटाइल का काम करना जितना भी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज़ इट कंट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14%, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 35 मिलियन पर्सन। सो वट एवर इसको हम रीड कर सकते हैं, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पता है, टेक्सटाइल्स का काम करने वाले जितना वर्क आता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंडर आता है। इसके आगे परसेंटेज परसेंट की बताई गई कितने कितने इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट आती है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्या है। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल में आते हैं एंशिएंट इंडिया, कॉटन टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज। ठीक है, 18 शताब्दी कहता जब आई थी तो पावर लूम्स का काम करना शुरू हो गया। पहले हाथों से सारा बुनने का काम जो था वो किया जाता, हमको पता था खड्डी वगैरह घरों में लगी होती थी। ठीक है, जुलाहे जो थे वो जो काम करते थे और खड्डी से ही जो सारा कॉटन वगैरह जो प्रोड्यूस किया जाता था। Our traditional industry suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made cloth from England। हमारी कहता जो इंडस्ट्रीज जो थी, घर वाली घरेलू इंडस्ट्री जो थी, वो कॉलोनिज्म जब फैला है, हमको पता है कॉलोनी बनाया गया हमारे देश को इंग्लैंड की तरफ से, तब काफी हमको सेटबैक लगा है। कारण क्या था, बहुत बड़ी बड़ी मिल्स वो लेकर आ गए। अब मिल का कपड़ा जो था वो सस्ता भी था, उसकी बुनाई वगैरह भी अच्छी थी, डिजाइनिंग अच्छी थी, तो हमारी हैंडमेड जो इंडस्ट्रीज थी कॉटन वाली, उसको काफी बड़ा सेटबैक इससे लगा था। देन बात करते हैं यहाँ पर एक्टिविटी में, द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई 1854। अंग्रेजों की देन है, इंग्लैंड की देन है। 1854 को जब पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो थी वो मुंबई में एस्टैब्लिश की गई थी। द टू वर्ल्ड वार्स वर फॉट इन यूरोप, इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, देयर वाज अ डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूनाइटेड किंगडम, हेंस दे गेव अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है, जब दो वर्ल्ड वार हुई है ना हमारे, आपको पता 1914-18 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, फिर उसकी सेकंड वर्ल्ड वार आपकी जो हुई है, उसमें कहता डिमांड बहुत बढ़ गई थी, किस चीज की, क्लोथ की, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में। इसलिए ये क्या था, हमको काफी बूस्ट मिला अपनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ाने का, हमारा काफी जो था उसमें रोजगार जो था बढ़ा था। ठीक है, इंडस्ट्रियां हिंदुस्तान में उन्होंने लगा के रखी हुई थी, तो काफी रोजगार अच्छा मिला। देन क्या बात को करता है, as on 13 November 2011 there were 1946 cotton and human made fiber textile milk in the country। about 80% of these are in the private sector and the rest in the public and cooperative sectors में थी। apart from these there are several thousand small factories with 4 to 10 looms। ठीक है, छोटी इंडस्ट्रीज की तक बात की जाए, स्मॉल फैक्ट्रीज की बात करें, जो 4 से लेकर 10 लूम्स तक वो भी चल रही थी साथ साथ। ठीक है, लोग अपने पर्टिकुलर लगाकर भी काम कर रहे थे। So in the early years, the cotton textile industry was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. Availability of raw cotton, market transport, including accessibility port facilities, labor, moist climate, contributed towards its localization। ठीक है, अब देखो अर्ली पीरियड ईयर्स की बात की जाए तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी ना जी, हमने महाराष्ट्र का जो बेल्ट है और गुजरात का जो एरिया है वहां पर लगाई थी। क्यों? जहां पर हमको रॉ कॉटन आसानी से मिल रहा था, मार्केट अच्छी मिल रही थी वहां पर लोगों की, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हमारे लिए अच्छी थी। ठीक है, और जो था सबसे बड़ी बात पोर्ट फैसिलिटी। पोर्ट फैसिलिटी का मतलब है कि जो बंदरगाहें जो थी ना वो हमको अच्छी तरह से मिल रही थी। ठीक है, महाराष्ट्र के समुद्र का एरिया जो था वहां पे बंदरगाहें अच्छी थी,
तो हम अपना माल जो था वो बाहर की तरफ एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। ये अच्छी बात थी, दूसरी स्टेट्स में भी हमारे जो इंडिया की जा सकता था। लेबर मॉइस्ट क्लाइमेट एक्स्ट्रा, इसके बाद लेबर अच्छा मिल रहा था, वहां पर लोग काफी काम करने वाले मेहनती लोग तो थे। देन क्लाइमेट भी मॉइस्ट था, जो कि इंडस्ट्री को लगाने में या वर्क करने में काफी सही साबित हो रहा था। देन this industry has close links with agriculture and provides a living to farmers, cotton wool pluckers, and workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring, and sewing. The industry, by creating demand, supports many other industries such as chemical and dyes, mill stores, packaging materials, and engineering works. और ऐसी इंडस्ट्री ने काफ़ी और डिमांड बढ़ा दी दूसरी इंडस्ट्रीज की भी, जैसे कि केमिकल और डाइस का काम आना शुरू हो गया कि कपड़ा अब हम बुनेंगे, उसका डिज़ाइन डालेंगे, उसमें हमको डाइस भी चाहिए, इंक भी चाहिए, तो कुछ ना कुछ उसमें डिज़ाइनर भी चाहिए, तो ये काम और बढ़ गई। ठीक है, इसकी डिमांड जो थी वो इंक्रीज हो गई। पैकेजिंग का काम हुआ, अब जो कपड़ा बनेगा पैक तो हो गई, तो पैकिंग के लिए भी हमको कुछ ना कुछ लेबर जो है वो चाहिए, जो काम करने वाली होनी चाहिए। इंजीनियरिंग जो थे उनका वर्क्स भी हमको चाहिए। ठीक है, ये काम जो था और नई नौकरियां जो थी इसके साथ बननी शुरू हुई। फर्दर आ जाते हैं हम अपने पार्ट पर। वाई स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड। वाई स्पिनिंग होता है वो गोल गोल घुमाकर व्हील, ठीक है, घुमाना, जो स्पिनिंग करना, कतना जिसको बोलते हैं पंजाबी हिंदी में, वो लगातार बढ़ रहा था महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में। वीविंग इज हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्राइवेट स्कोप फॉर इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स एंड डिजाइन ऑफ वीविंग इन कॉटन, सिल्क, जरी, एम्ब्रॉयडरी एक्स्ट्रा। वीविंग का जो काम था हाईली डिसेंट्रलाइज्ड टू प्रोवाइड, ठीक है, बहुत ज़्यादा था। कारण क्या था, हैंडमेड वर्क काफ़ी किया जाता था, एम्ब्रॉयडरी का काम किया जाता था कपड़ों पर, सिल्क के सूटों पर, जरी के सूटों पर, जो एम्ब्रॉयडरी का काम काफ़ी था। ठीक है, तो वीविंग का काम काफ़ी, बुनना, ठीक है, वीविंग करना होता है, बुनना, ऐसे बुन बुन के जो करते हैं वो, तो वो काफ़ी डिमांड थी इसकी। इंडिया हैज वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पाइनिंग। कतने में इंडिया की वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन थी। ठीक है, स्पाइन करना, वो सूत बनाना जो काम था, क्योंकि वो हैंडमेड भी चल रहा था, मशीन्स में भी चल रहा था। But weaving supplies low quality of fabrics, and it cannot use much of the high quality yarn produced in the country. Weaving is done by handloom, power loom, and in mills. वीविंग जो थी ये थोड़ी सी सप्लाई लो क्वालिटी में थी। ठीक है, बुनने का काम लो क्वालिटी में था। कारण क्या था कि जे तो हैंडलूम थे हमारे, खड्डियां जो घरों में लगी हुई थी वहां से काम हो रहा था। जहाँ कुछ पावर लूम बना के रखी हैं जो इंडस्ट्रीज का एरिया में आता वहां पर थी, और मिल्स थी, ठीक, कुछ थी ये बस। ठीक है, लेकिन इसमें हम कह सकते हैं हम ज्यादा बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, किसमें, वीविंग में, बुनने के काम में। जी हमारा इतना शानदार काम बुनना जो था वो नहीं माना जा रहा था। द हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज ए कॉटेज इंडस्ट्री। हाथों से बुनने का काम महात्मा गांधी जो स्टार्ट किया था, जो पहले चैप्टर्स में हम रीड कर चुके हैं, इसने क्या किया है, लार्ज एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स दी है। बहुत बड़ी जो एम्प्लॉयमेंट जो थी वो वीवर्स को, बुनने वालों को दी है। और कॉटेज इंडस्ट्री कह सकते हो, जो घर में हम छोटे से एरिया में अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, वो काम जो शुरू हो गया था। ठीक है, एक बड़ा सा हॉल था, वहां पर ये सारे का काम जो था हैंडस्पिन का वो किया जाता था। ठीक है, तो एक कॉटेज इंडस्ट्री का रूप वो धारण कर गया वहां पर। ठीक है, देन ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फोसिस ऑन स्पिनिंग yarn एंड वीविंग खादी। खादी को वीव करने में और स्पिनिंग, चरखा कतने में महात्मा गांधी ने ज्यादा जोर क्यों दिया था, इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर तो बड़ा स्पष्ट से बनता है, एक तो हमें रोजगार मिल रहा था, दूसरा हम अंग्रेजों की गुलामी से दूर हो रहे थे, तीसरी बात हम कह सकते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो हमको बेफजूल कपड़ों को बाय करना, डिजाइन डिजून कहना, इसमें ये है वो है, उसमें हमारा जो मनी जो थी वो बच रही थी। ठीक है, हम खुद का बुना हुआ, खुद का पहना हुआ कपड़ा जो था वही पहनते थे। देन सो ये फिगर हम डिस्कस बाद में कर सकते हैं, मिल सेक्टर की कितनी थी और दूसरी कितनी है। तो देन वी सी व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज, जो मिल सेक्टर का लूमेज है लोअर हो पावर लूम एंड हैंडलूम से। देखते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान, हम अपना जो माल जो है ना, जो जापान को बेचते हैं। अदर इंपोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोप कंट्रीज, ये सारे कंट्रीज, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है, ये कंट्रीज भी ऐसी अदर हैं जिनको हम इंपोर्टर्स करते हैं कॉटन गुड्स को। ठीक है, इंपोर्ट करना जैसे लेते भी हैं। ठीक है, इन कंट्रीज से हम कॉटन जो है वो इंपोर्ट भी करते हैं, चाहिए हमको कॉटन का बहुत सारा जो बनाने के लिए, वो हम इन कंट्रीज से लेते हैं। आगे, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड, okay, with 43.13 billion spindles. After China, since the mid 80s, the spinning sector
हैज रिसीव्ड ए लॉट ऑफ अटेंशन। स्पाइनिंग सेक्टर को कहता बहुत ज़्यादा अटेंशन जो है वो रिसीव हुई थी मिड 80s की बात अगर हम करते हैं तो। वी हैव ए लास्ट ईयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन yarn accounting for 1/4 of the total trade. However, trade is garment only 4% of the world's total. Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce. हमारी स्पाइनिंग मिल्स जो थी कम्पिटिटिव थी, ठीक है, ग्लोबल लेवल को अचीव कर सकती थी और हर तरह के फाइबर हम प्रोड्यूस जो थे वो कर सकते थे, हर प्रकार का धागा जो था, हर प्रकार का वो कपड़ा हम बुन सकते थे। The weaving, knitting, and processing units cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. लेकिन weaving की बात की जाए, knitting की बात की जाए, जो cannot use much of the high quality yarn, ज़्यादा high quality yarn नहीं बनता पाता था, ये तो रीज़न होना ही होना था। There are some large and modern factories in these segments, but most of the production is in fragmented small units which cater to the local market. This mismatch is a major drawback for the industry. As a result, many of our spinners export cotton yarn while apparel garment manufacturers have to import fabric. ठीक है, रिजल्ट नतीजा क्या निकलता है इसका, ज़्यादा ड्रॉबैक हमारा जो लग रहा था क्योंकि जो हमारा यार्न जो था वो उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी नहीं थी। तो मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन, ठीक है, बहुत सारे जो स्पिनर जो थे ना एक्सपोर्ट करते थे कॉटन यार्न जो था उसको एक्सपोर्ट किया जाता था। वाइल अपैरल और गारमेंट मैन्युफैक्चर हैव टू इंपोर्ट फैब्रिक, और फाइबर को इंपोर्ट किया जाता था, यानी कि अच्छा फैब्रिक बाहर से मंगवाया जाता था, अपना जो था वो बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। ठीक है, क्योंकि उस जगह पर जहाँ पर ज़्यादा इस कपड़े की फैब्रिक की ज़्यादा पहचान है वहाँ पर भेज दिया जाता था, क्योंकि हम इसमें काफ़ी पछड़े हुए थे, बैक थे, हम उस मिल का सामना उसका नहीं कर पा रहे थे। देन आगे देखते हैं, Why is it important for us to improve our weaving sector instead of exporting yarn in large quantities? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बनता है। Although we have made important increase in the production of good quality long staple cotton, whatever the need for imports differs, price erratic and machinery needs to be upgraded. रीजन क्या था हमारा, एक तो हम चाहिए ना इम्पोर्ट स्टिल फेल्ट, इम्पोर्ट क्यों जरूरत क्यों पड़ती थी हमको ज़्यादा, एक तो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम, जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हमारे देश में बनी थी वो बहुत ज़्यादा थी। मशीनरी जो थी हमारे पास अपग्रेडेड नहीं थी, मशीनरी अपग्रेडेड हो, मशीनरी बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी की हो तो ही अच्छा काम हो सकता है। ठीक है, अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जो लेबर जो लोग जो थे जो हमने लगा के रखे हुए थे उनको बहुत कम वेतन दिया जाता था। एंड स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, लेकिन हमारा कंपटीशन जो था वो सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री के साथ बहुत बढ़ गया था। ठीक है, ये बड़ा रीजन हम कह सकते हैं, इसलिए जो सारा का सारा काम हमारा होता था, ये प्रॉब्लम का सामना हम सबको करना पड़ता था। जूट टेक्सटाइल्स की बात करें, India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at second place as an exporter after Bangladesh. हमारे पास जूट का काम भी काफी था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम रहे इसमें, और रॉ जूट प्रोड्यूस करने में, जूट की चीजें बनाने में, ठीक है, सेकंड प्लेस हमारी है एज एन एक्सपोर्ट, हम बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं अपना माल बांग्लादेश के बाद। बांग्लादेश जूट का बहुत उत्पादन कर रहा है। ठीक है, जूट के बने हुए बैग्स होते हैं, जूट के बने हुए चटाइयाँ वगैरह होती थी, तो काफी इस चीज का जो था इस्तेमाल किया जाता था। देन देवर अबाउट 80 जूट मिल्स इन इंडिया, 80 के करीब हमारी जूट मिल्स थी। तो 2010-11 का जो समय था, इस समय की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ दिस लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ द हगली रिवर। ज्यादा जो वेस्ट बंगाल का एरिया ही है, तो बंगाल के लोग ज्यादा कर रहे थे। इन नैरो बेल्ट 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 30 किलोमीटर वाइड। चलो आगे देखते हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन इन द हगली बेसन आर, हगली बेसन जो था, जहाँ पर जो बात की जा रही हगली बेसन की, हगली रिवर की बात जो की जाती है, वहां ज्यादा जूट क्यों है? ठीक है, क्या क्या फैक्टर है? फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जे है इस बात के, प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक तो इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर पानी की जो जरूरत चाहिए इसको बनाने की इंडस्ट्री में, वो दरिया जो है, रिवर जो है वो पूरी कर रहा है, एक तो ये बात। सपोर्टेड बाय गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, दूसरी बात है वहां पर रेलवे का ट्रैक बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी रेलवे लाइन्स हैं, तो वहां से हम अपना माल जो आसानी से भेज सकते हैं, मंगवा सकते हैं। रोडवेज अच्छी हैं एंड वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स, वाटरवे भी अच्छा चल रहा है हमारा, रोडवेज भी अच्छी चल रही है। ठीक है, सारे चारों के चारों फैक्टर अच्छे वहां मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो प्लेस को उस मिल बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो हगली बेसन को ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो यूज किया गया, और जहां पर जूट की मिल्स जो थी वो ज्यादा से ज्यादा अप्लाई की गई है। देन क्या है,
So, abundant water for processing raw jute, cheap labor from West Bengal and adjoining states of Bihar, Odisha, and Uttar Pradesh, Kolkata, as a large urban center, provides banking, insurance, and port facilities for export of jute goods. दूसरी, लेबर अच्छी मिल रही है, स्टेटें कुछ पास की ऐसी हैं कि आसानी से कम वेतन में हमको वर्क करने वाले वर्कर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर थे जूट इंडस्ट्री को वहाँ पर पॉपुलराइज होने के लिए। Into 2010-11, the jute industry was supporting in a lakh 3.7 lakh workers directly and another 40 lakh small and marginal farmers who were engaged in the cultivation of jute and mesta. Many more people were associated indirectly. बहुत सारे लोग जो थे वो indirectly तरीके के साथ इसके साथ associated थे, लगे हुए भी थे। ये बात की हमने सारी की जूट के बारे में। So challenges क्या आ रहे थे, मुश्किलें क्या आ रही थी? Challenges faced by the industry include staff, stiff competition in the international market from synthetic substitutes and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand. बात क्या थी, स्टिफ कंपटीशन था हमारे सामने, किस बात का, इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात की जाए वहां पर सिंथेटिक आ चुका है, ये बड़ी बात थी। ठीक है, आज भी हम देखते हैं कि हमारे क्लोथ्स जो है बहुत सारे वो क्या होते जा रहे हैं, सिंथेटिक होते जा रहे हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या है कि उसमें मिक्सिंग की जा रही, वो ओरिजिनल वो क्वालिटी नहीं है, उसमें प्लास्टिक डाली जाती है, उसमें और सिंथेटिक मटेरियल ऐड करके क्लोथ को वो स्ट्रेचेबल बनाया जाता है, कलर ना उतरे उसमें किया जाता है। तो ये जो क्लोथ आ चुके हैं अब, इन्होंने हमारे जो ट्रेडिशनल वर्क जो था, जो हमारा जूट का या कॉटन का, इसको बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो दिया है। ठीक है, आगे फिर और कंपटीशन थे, जैसे बांग्लादेश का नाम आया, ब्राजील का नाम आया, फिलीपाइंस का, इनमें काफी इंप्रूवमेंट हो रही थी, ये कंपटीशन देने को तैयार बैठे थे। देन क्या होता है, however the internal demand has been on the increase due to the government policy of mandatory use of the jute packaging। ठीक है, फॉर मैंडेटरी यूज ऑफ द जूट पैकेजिंग, गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी इंपॉर्टेंट, मैंडेटरी यूज ऑफ द जूट पैकिंग होनी जरूरी है। टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स नीड टू बी डिवर्सिफाइड। इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, improving quality, ensuring food prices to the youth farmers, enhancing the yield per hectare। The main markets are US, Canada, Russia, ये जो अरब के इलाके, जिस सारे बाद में रीड कर सकते हो, इसमें सारे में जरा हमारा जो मेन मार्केटिंग का काम जो था वो हुआ। अब बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की। शुगर के बारे में हमको पता ही, जैसे कॉटन की बात हो रही थी, जूट की बात हो रही थी पहले वाले में, अब हम शुगर की बात करते हैं। India stands second as a world producer of sugar but occupies the first place in the production of गुड़। ठीक है, एंड खंड सरी जिसको बोला जाता है, इसमें हमारा नंबर 1 है। वैसे हम सेकंड प्लेस ले रहे हैं पूरे वर्ल्ड में शुगर के एरिया में। ठीक है, और अगर बात की जाए, आप गुड़ की बात की जाए, जैगरी इसको हम कहते हैं, और खंडश्री की बात की जाए, इसमें हम फर्स्ट आ रहे हैं। ठीक है, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन इंडस्ट्री इज बल्की and in haulage its sucrose content reduces। Where should the mills be ideally located? In 2010-11 there were over 662 sugar mills in the country spread over Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra, गुजरात, लॉन्ग पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, सारे स्टेट्स के नाम उसने दिए गए हैं। वो इलाके थे जहां पर शुगर केन बहुत उगाया जाता था, तो वहीं पर इंडस्ट्री जो थी वो लगाई हमने, और वहीं से हमने अपना जो वर्क जो था वो शुरू किया। So in the recent year, there is a tendency for the mills to shift and concentrate in the southern and western state। अब साउथर्न वाली साइड पर, वेस्टर्न साइड पर एक टेंडेंसी सी बन गई है, मिल उस तरफ शिफ्ट होती जा रही है। स्पेशली इन महाराष्ट्र, दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हियर हैज ए हायर सुक्रोज कंटेंट। मतलब क्या है कि जो प्रोड्यूस किया जाता है शुगर केन, केन जहाँ पर क्या है, शुगर केन को कहा गया है, जो प्रोड्यूस महाराष्ट्र में किया जा रहा है, इसमें सुक्रोज की मात्रा बहुत अच्छी है। हमारे इधर सुक्रोज की मात्रा कम होती जा रही है। जितना हम इस बात पे डिपेंड होते जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फसल जो है हमको वो मिले, हम क्वांटिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वालिटी हमारी कम होती जा रही है। ये भी हमको सोचना चाहिए, क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाएंगे तो क्वालिटी कम हो जाएगी। तो ये बात जहाँ पर हम फेस कर रहे थे। ठीक है, देन आगे देखते हैं क्या है, और क्या बात है, द कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर्स ए लॉन्गर क्रशिंग सीजन, मोर एवर द कोऑपरेटिव आर मोर सक्सेसफुल इन दी स्टेट्स। कोऑपरेटिव सेक्टर जो है जहाँ पर ज्यादा सक्सेसफुल है, वो लोग अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छा काम करते हैं। देन लॉन्गर क्रशिंग सीजन, समा जो है क्रश करने का इस शुगर केन को, वो काफी लंबे समय तक चलता है। हमारे पंजाब की तरह नहीं, जहाँ जल्दी से क्लाइमेट जो है वो चेंज हो जाता है, तो इसमें काफी बड़ा ड्रॉबैक मिल्स को भी लेना पड़ता है। ठीक है, उनका भी नुकसान इसमें होता है, गन्ना सूख जाता है, गन्ने का रस कम हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर जो है इसमें इफेक्ट जरूर करती हैं। इसलिए जो महाराष्ट्र की तरफ, जो साउथर्न साइड की तरफ क्या है, बढ़ता जा रहा है शुगर केन का काम भी। सो मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। मेन कारण क्या है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं,
सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्री की सीजनल नेचर कैसी है, सीजन के आधार पर क्या कैसी इंडस्ट्री लगाई गई है उसको देखा जाता है। ओल्ड हो चुकी है, इनफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कुछ जो मेथड इन प्रोडक्शन वाले हैं, ठीक है, अच्छे नहीं है, इनफिशिएंट है वो। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू द फैक्ट्रीज एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, आज शुगर केन लेकर जाना है, इंडस्ट्री तक पहुंचाना है, मिल्स तक जाना है, उसमें काफी डिले हो पा रहा है। डिले होने के कारण ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमको बन रही है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारी जो आएगी वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इसके आगे हम अपना चैप्टर जो फिनिश कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी सिंसियरली, थैंक्स अ लॉट।